हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग 6th चैप्टर के तरफ बढ़ने वाले हैं हमारे पंच पीवाईक्यू सीरीज में। ये पंच पीवाईक्यू सीरीज है क्या? तो इस सीरीज में हम लोग 15 साल में आए हुए जितने पीवाईक्यूज है वो सब कवर करते हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं और इस जर्नी में भी आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का रिस्पॉन्स जो था फर्स्ट चैप्टर की तरफ और सेकेंड चैप्टर की तरफ, इट वॉज एक्सीलेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई नो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी हो रहा है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कर दो सो दैट उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब देर माइट बी अ केस कि किसी किसी का पूरा पढ़ के हो गया है और कोई कोई ऐसा है जिसने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया क्योंकि वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो सकता है, या उसने पीसीएमबी लिया उसमें वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो सकता है। तो कोई भी सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है और कोई हो सकता है जिसने पूरा पढ़ रखा है। तो ये पीवाईक्यू मैंने उसी तरीके से मद्देनज़र रखते हुए बनाया है कि हर टाइप का बच्चा ये पीवाईक्यूज के थ्रू यूज़ कर सके, अपना बोर्ड का मार्क्स जो है वो बूस्टअप कर पाए। अब 15 साल के ही पीवाईक्यूज का क्या ज़रूरत है हमें? मैम वो रेलेवेंट भी रहता है क्या? तो बच्चों जब हम लोग ये 15 साल के पीवाईक्यूज करते हैं, अब आई होप कि आपका ये 6th एपिसोड हो इस सीरीज़ का। तो जैसे जैसे हम पीवाईक्यूज देखते जाते हैं ना, हमें जो बंदा है जो पेपर सेट करता है उसका ना एक माइंडसेट समझ में आने लगता है कि सिमिलर टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस दे रहा है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है बट लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है बच्चों। तो चलो यार यही अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड आप लोगों के फुल जोश के साथ। अब ये शुरू होने से पहले मुझे सिर्फ ये बता दो, हाउ इज द जोश गाइस? आपका जोश कैसा है? फटाफट से टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट सेक्शन में बता दो। मुझे 1 मिनट दो, मेरे को एसी का टेम्परेचर थोड़ा ठीक करने दो। ठीक है, चलो। तो आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भैया प्लांट वाटर रिलेशन। अब ये चैप्टर एक ऐसा तालमेल है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है जो हमारे प्राणदाता है, जो हमारे अन्नदाता है, उनका रिश्ता क्या कहलाता है हमारे जल के साथ। हाँ ये वही पानी है जो जिसमें मिला दो तुम वो वैसा बन जाए। हाँ ये वही पानी है। ये चैप्टर जो है एक रिलेशनशिप दर्शाता है तुम्हारे प्लांट का और तुम्हारे पानी का। तुम्हें ये बताएगा कि वाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट। तो चलो यार विदाउट फर्दर एड्यू हम लोग ये चैप्टर को शुरू करते हैं। बाय द वे ये ऐसा नहीं किया गया है मैंने कि मैंने सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज एक ही वीडियो में ऐसे डाल दिए, वैसा नहीं किया है। इसको चैप्टर प्लस सब टॉपिक वाइज मैंने सेग्रीगेट किया है। तो इन केस अगर आप उसमें बिलीव करते हैं कि आप पहले एक सब टॉपिक पढ़ेंगे देन ये पढ़ेंगे तो आप वैसे भी जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है, इन केस आपने अब तक शुरू ही नहीं किया है, तो इसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, डोंट वरी। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ विदाउट स्टार्टिंग दिस। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपने क्रोम पे, वहाँ पे आप जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड देन आप जाएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर बायोलॉजी का 11th और 12th स्टैंडर्ड दोनों का वन शॉट है। ठीक है, दोनों का वन शॉट यहाँ पे है। आप जाइए और यहाँ पे आपको जो चैप्टर चाहिए, जो चैप्टर आपको कवर करना है वो चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर्स अपडेट हो चुके हैं। आपको सिर्फ अभी जाना है और गो थ्रू करना है। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे मैंने चैप्टर अपडेट किए। ये तो मैंने सिर्फ 50 मिनट में कवर किया है सो दैट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट वाटर रिलेशन का भी चैप्टर अपडेटेड है। ये देख लो, मोर देन आई गेस 5000 लोगों ने देखा है, मोर देन 5000 लोगों ने। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यू कैन फाइंड मी, यहाँ पे आप समझ सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या है ये चैप्टर। आफ्टर 50 मिनट्स ऑल्सो यू कैन कम बैक एंड देन यू कैन स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमको कैसे स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। इस पीपीटी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो यार, नाउ विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद गणपति बप्पा मोरया। यू माइट फील कि आई एम लिटिल लो राइट नाउ बट डोंट वरी। वो कल मैंने थोड़ा 8 साढ़े 8 घंटे का मैराथन लिया ना, तो थोड़ा माई बॉडी इज एकिंग अलॉट, इसके वजह से थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ लग रहा है। चलो शुरू करें फिर प्लांट वाटर रिलेशन। इसके 15 साल के पीवाईक्यूज अब हम शुरू करते हैं।
तो दिस चैप्टर इज नथिंग बट प्लांट वाटर रिलेशन भाइयों। आगे बढ़ते हैं। नाउ आपको मैं कुछ सेकेंड्स का टाइम दूंगी और क्वेश्चन पूछूंगी। वो क्वेश्चन का आंसर आपको टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में डालना है। मैंने चेक किया बहुत लोग अभी तक ये नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्ट डूइंग दैट यार प्लीज़। ये मत करो, स्किप मत करो, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा वॉइस जा रहा है, हेलो, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, कोहेजन थियोरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज बेस्ड ऑन व्हाट? कोहेजन थियोरी जो है एसेंट ऑफ सैप का, वो किस चीज़ पे बेस्ड है? बच्चों ये मार्च 2009 का क्वेश्चन है। तुम देखते जाना कैसे अलग अलग वे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज डायमीटर, ऑप्शन बी इज फिजिकल फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी इज सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी इज प्रेशर ऑफ वाटर इन रूट्स। तो यहाँ पे पूछा है कोहेजन थियोरी जो होता है एसेंट ऑफ सैप का, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो आई विल गिव यू 2 सेकेंड्स, 2 to 5 सेकेंड्स। अगर ये टाइम कम लग रहा है आपको तो प्लीज़ पॉज करना है वीडियो, तब कमेंट सेक्शन में विथ टाइम स्टैम्प आंसर डालना है। फटाफट से करना है ये बच्चों, जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, ओके, बिल्कुल रुकना नहीं है। आई होप आपने आंसर डाल दिया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आने वाला है फिजिकल, एक मिनट, यहाँ पे आंसर आने वाला है बच्चों फिजिकल फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कोहेजन थियोरी में क्या किस चीज़ पे बेस्ड है कि एग्जैक्टली क्या दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फिजिकल फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, उसके ऊपर ये पूरा कोहेजन थियोरी बेस होता है। मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ना, दिस एक्चुअली मैटर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मार्च 2009 का ही क्वेश्चन है। इन फुल्ली ओपन स्टोमाटा गार्ड सेल्स आर व्हाट? अगर स्टोमाटा है और वो पूरा खुला हुआ है, तुमको पता है स्टोमाटा क्लोज होता है, स्टोमाटा ओपन होता है, बचपन से 8th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हो। तो अगर वो स्टोमाटा कंप्लीटली ओपन है, तो उसके सेल्स एग्जैक्टली कैसे है, उस सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? ऑप्शन है प्लाज्मोलाइट स्ट्रक्चर रहेगा, ऑप्शन बी श्रंकन रहेंगे, ऐसे सिकुड़ा हुआ रहेगा, ऑप्शन सी टर्जिड रहेगा और ऑप्शन डी फ्लैसिड रहेगा। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? आई होप आप कमेंट सेक्शन में डालते जा रहे हैं। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो आपको मैम बोल रही है कि कमेंट में डालो, आप वो डाल रहे रहो। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ना एक कनेक्शन रहता है, आपको लगता है कि बंदी लाइव ले रही है, तुमको ये नहीं लगेगा कि दीदी ने बाद में वीडियो डाला है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है। आई होप इसका आंसर लिख दिया होगा आप लोगों ने। डन। देखो अगर तुम यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो फिर एग्ज़ाम में और टफ पड़ जाएगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी टर्जिड। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? टर्जिड आएगा, ठीक है। सॉर्टेड दिमाग के अंदर बैठ गया। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ही चैप्टर है क्योंकि बहुत कम मार्क्स के लिए ये आता है, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो तुम्हारा प्लाज्मोलिसिस होता है प्लांट सेल के अंदर, व्हेन द आउटर सोल्यूशन इज, कब होगा? प्लाज्मोलिसिस ऑकर्स इन अ प्लांट सेल व्हेन द आउटर मोस्ट सोल्यूशन इज। प्लाज्मोलिसिस कब होगा प्लांट सेल के अंदर? आउटर मोस्ट सोल्यूशन कैसा रहेगा उस टाइम पे, उसका क्या कंडीशन रहेगा जिसके वजह से प्लाज्मोलिसिस ऑकर हो रहा है? ऑप्शन है आइसोटोनिक सोल्यूशन रहेगा, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन रहेगा, ऑप्शन सी हाइपोटोनिक सोल्यूशन रहेगा और ऑप्शन डी मिजोटोनिक सोल्यूशन रहेगा। बता दो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। फटाफट से बताना, टाइम नहीं लगाना है बच्चों, है ना। अब तुम्हारे पास टाइम कम है, इसलिए तुम देखो मैं जानबूझ के वीडियो का लेंथ भी कम कर रही हूँ तुम्हारे लिए। आई ट्राई कि कट शॉर्ट हो जाए, है ना। डन। आई होप आपने आंसर्स लिख दिए हैं इसके। तो बच्चों यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस तभी होगा, प्लाज्मा का ब्रेकडाउन तभी होगा जब आउटर मोस्ट सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है। जब आउटर मोस्ट सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन में, वो सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे होता है, ठीक है। इतना समझ गया है? समझ गया तो क्लियर आप डाल सकते कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड टू फोर्थ क्वेश्चन। नाउ विल्टिंग इन प्लांट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट? किस कारणवश हमारा विल्टिंग होता है प्लांट्स के अंदर? क्या रीज़न हो सकता है प्लांट्स के अंदर विल्टिंग होने का? तो ऑप्शंस है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत है। फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी फोटो पीरियोडिज्म, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। वेरी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार आ चुके हैं। बाय द वे थर्ड क्वेश्चन जो है वो मार्च 2010 का है, फोर्थ क्वेश्चन भी मार्च 2010 का है, ठीक है।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों? क्विकली टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। विल्टिंग ऑफ लीफ क्यों हो रहा है प्लांट के अंदर, कौन से रीजन की वजह से हो रहा है? क्या फोटोसिंथेसिस की वजह से विल्टिंग हो रहा है? क्या फोटो पीरियोडिज्म की वजह से हो रहा है? क्या ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है या ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है? व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? जल्दी बताना है क्या हो सकता है ये सही आंसर। पटकन पटकन सांगा। तो मैम विल्टिंग इन प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो सड़ रहे हैं या फिर प्लांट जो है वो मुरझा रहे हैं। तो ये कब होता है? जब मैं उनके पास से उनका सबसे इम्पॉर्टेंट शस्त्र ही छीन लूँ। क्या है वो शस्त्र? पानी। अब वो पानी की उनको बहुत ज़रूरत रहती है, बट मैंने क्या किया, मैंने एक्सेसिव वाटर लॉस किया। मतलब मेरे जो प्लांट है उसके पास वाटर कंटेंट की कमी हो जाएगी। ड्यू टू दिस मेरे को विल्टिंग देखने को मिलेगा, है ना। अब जैसे तुम लोग नींद से डिप्राइव हो जाओ अपनी प्यारी प्यारी दीदी की तरह, तो तुम्हें डार्क सर्कल्स आ जाएंगे उनकी तरह, है ना। वैसे ही अगर अगर तुम पानी नहीं दोगे, अगर पानी का लॉस हो गया, मेजर पानी का लॉस हो गया, तो जो तुम्हारे प्लांट्स है ना बच्चों, वो ट्रांसपिरेशन के वजह से विल्टिंग दिखाने लगेंगे। ठीक है, इट शोज ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, गैशियस फॉर्म में वाटर का लॉस होना। ठीक है, समझा। यहाँ पे एक्सेसिव वाटर लॉस हो गया था इसलिए प्रॉब्लम आया। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, क्लियर। लेट्स मूव अहेड बच्चों। द स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू फाउंड इन द एरियल रूट्स ऑफ सम एपिफाइटिक प्लांट इज। स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू जो मिलता है, स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू जो मिलता है एरियल रूट्स में कुछ एपिफाइटिक प्लांट्स के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है यार, जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, फटाक से बताना है। ऑप्शन ए वेलेमेन, ऑप्शन बी एपिब्लेमा, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस एंड ऑप्शन डी जाइलम। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मुझे बताना है। पटकन पटकन सांगा, तुम्ही लोक खूप टाइम घेतात आणि मला एकही कमेंट नाही दिसतं. आफ्टर अपलोडिंग द video I usually check on the comments, but no one is commenting that this is the correct answer, that is the correct answer. असं नाही होणार. You need to be present when you're watching any video बच्चा. ओके, तो बच्चा यहाँ पे स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू जो है, जो मिल रहा है आपको एरियल रूट्स में कुछ एपिफाइटिक प्लांट्स के इसमें, तो उस स्पेशल टिश्यू का नाम है वेलेमेन। आई होप आपने आंसर दिया हो। तो इसका आंसर है वेलेमेन। यू नो व्हाट आई फील लाइक, मैं ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे यहाँ से निकली स्टूडियो से एंड देन आई वेंट होम। आई फील लाइक मैं यहीं रही हूँ यार तब से। लिटरली दिस स्टूडियो फील्स लाइक होम टू मी ना हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं यहीं हूँ, वैसा है। ओके ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमको दिखता ईजी है बट इट इज़ वेरी ट्रिकी। तुमको सारे स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो अभी पहला स्टेटमेंट मार्च 2023 का क्वेश्चन है, बहुत पास पास है हाँ ये क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान देना है कि फ्लैसिड सेल में जो टर्गर प्रेशर है इट इज़ 0। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन बी में पूछा है इन अ टर्जिड सेल DPD इज 0। अब जैसे कल मेरा मैराथन अटेंड किया उसने ये देखा है क्वेश्चन। फिर ऑप्शन सी में पूछा है इन अ फुली टर्जिड सेल TP इज इक्वल्स टू OP। एंड ऑप्शन डी में आएगा वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नेगेटिव। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? आई होप आपको इसका आंसर आता हो, क्योंकि ये 3rd से 4th टाइम रिपीट हो चुका है बच्चों, 3rd से 4th टाइम। यस 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 यस, आई होप आपको इसका आंसर आ रहा हो, है ना। लिखा कमेंट में, लिखा। तो बच्चों इसका आंसर आएगा जब वाटर पोटेंशियल जो होता है ना प्योर वाटर का, वो नेगेटिव होता है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमको यहाँ पे ट्रिकी चीज़ पता करनी थी, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ नेगेटिव, ये बात हो गई। ठीक है, इतना समझ गया? दिमाग की बत्ती जल गई तुम्हारी? दिमाग की बत्ती जल गई नहीं जल गई? जलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जुलाई 2023 का क्वेश्चन, 7 फिलिंग द ब्लैंक्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, बट कौन से टाइप ऑफ वाटर से? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल वाटर, ऑप्शन बी कैपिलरी वाटर, ऑप्शन सी कंबाइंड वाटर एंड ऑप्शन डी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये तो बहुत ईजी है, मतलब बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि विच वाटर इज अवेलेबल फॉर द रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। बताओ व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर?
पटकन पटकन सांगा, जल्दी जल्दी बोलने का बीड़ू, टाइम नहीं लेने का, इतना टाइम नहीं लेने का। तो देखो ग्रेविटेशनल वाटर जाता तो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर, मतलब जहाँ पे ग्रेविटी है, अब ये ग्रेविटी है तो ये नीचे जा रहा है, वैसे ही अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ये नीचे जा रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर। बट दिस ग्रेविटेशनल वाटर इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा ही। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का मतलब क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना धरती में, तो दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उस वाटर मॉलिक्यूल को कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अब वो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना दैट इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। हमको आंसर यहाँ मिल ही चुका है, ठीक है। तो दैट इज योर नथिंग बट कैपिलरी वाटर एंड इट इज द ओनली वाटर विच इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ठीक है। इजी, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2024 का, थोड़ा और पास आ गए हो अब तुम लोग। तो नाउ वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इज +1 to +2 बार्स विच इज़ इनफ टू पंप वाटर टू अ हाइट ऑफ। रूट प्रेशर का वैल्यू जो है +1 से +2 के रेंज में लाई करता है, तो कितने हाइट तक ये पानी पहुंचा पाएगा। अब या ऑप्शंस रीड करने से पहले तुमको एक चीज़ बता देती हूँ, रूट प्रेशर डेफिनेटली एक प्रेशर होता है जिसके वजह से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट बच्चों एक प्रॉब्लम है, ये ना सबसे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, बच्चों जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना उसमें इतना लो प्रेशर नहीं चलता, उनको थोड़ा हाई प्रेशर चाहिए। इसके वजह से ना ये जो हमारा रूट प्रेशर है ना वो छोटे छोटे प्लांट्स में चलता ही नहीं है, उन्हें सॉरी बड़े बड़े प्लांट्स में चलता ही नहीं है, छोटे छोटे प्लांट्स में चल जाएगा। छोटे प्लांट्स होते हैं जिसका हाइट कम है, जिसके कम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कम एनर्जी का यूसेज है, और रात में यही यूज़ होता है। बट जहाँ ट्रांसपिरेशन हो रहा है वहाँ पे आप लोग रूट प्रेशर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 50 to 60, 10 to 20, 30 to 40, 20 to 30। मेरे एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर मिल गया होगा। आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। एक्सप्लेनेशन में ही आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो बच्चे लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत छोटे प्लांट्स के लिए ये वैलिड है, तो सिर्फ 10 से 20 मीटर तक ही कर पाएगा, ये सिर्फ 10 से 20 मीटर तक के प्लांट्स का ही प्रेशर मतलब पानी को ये मूव करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। ये फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द वुडी स्टेम सरफेस विथ बार्क विच कैरी आउट गैसेस एक्सचेंजेस आर। बार्क के ऊपर में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो पोर्स है जो गैसेस एक्सचेंजेस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए है स्टोमेटा, ऑप्शन बी है हायाथोड, ऑप्शन सी है वेंट्रिकल और ऑप्शन डी है लेंटिसल्स। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर बच्चों, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर। एनी गैसेस, कोई बता सकता है व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। भिड़ू लोग क्या होगा करेक्ट आंसर, एनी आइडिया 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 आइडिया। तो यहाँ पे बच्चे लोग आंसर विल बी लेंटिसेल्स। जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लेंटिसेल्स कहते हैं, ठीक है। तो बार के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब बढ़ेंगे हम लोग सब टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक है 6.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसमें पूछा है कि गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ये आपको मार्च 2022 का क्वेश्चन, आप देखेंगे ज़्यादा पुराने टाइम पे इससे नहीं पूछा है, अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन, है ना। मतलब 22, 23, 24, 25 ये सब टाइम पे ज़्यादा इस चीज़ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें वाटर का, तो देखो तुमको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। अगर सपोज़ तुमने पानी गर्म किया, सपोज़ अगर आप लोग ग्रीन टी वगैरह पी रहे हो तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में, या फिर सुबह सुबह पानी गर्म किया, तुमने बहुत देर तक पानी गर्म किया, वो उबल गया, तो तुम ऑब्जर्व करोगे काफ़ी टाइम तक वो पानी जो है वो गर्म रहता है, क्योंकि वाटर जो होती है ना उसके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो वो जल्दी अपना हीट लूज़ नहीं करता। इसीलिए वाटर को एज ए थर्मल बफर भी यूज़ किया जाता है बच्चों, रिएक्शंस में थर्मल बफर की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको पता है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब वाटर जो होता है ना वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और जैसे ही तुम उसका टेम्परेचर लो करोगे वो फ्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हाई करोगे इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। अब इसके बाद में ये सॉल्वेंट भी बहुत अच्छा है,
हमारे पुराने ज़माने में एक गाना फेमस था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तुझे जिसमें मिला दूँ तू बन जाए वैसा। इसलिए इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी कहा जाता है। पुराने गानों में सच में मतलब हुआ करता था, अभी के गानों में, अभी के जो आइटम सॉन्ग्स हैं उसमें एक्चुअली मतलब नहीं है। दे वर एक्चुअली टेलिंग अस अबाउट दिस आंसर ओनली, वो पूरा प्रॉपर्टी बता दिया उसने। तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे होते हैं, वाटर जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और सॉल्वेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब उसके अंदर तुम कोई भी चीज़ को मिला सकते हो, ठीक है, कोई भी सल्यूट मिल सकता है। और ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का, सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक जरिया बनता है, क्योंकि ये थर्मल बफर की तरह एक्ट करता है। मतलब अगर मुझे टेम्परेचर रेगुलेट करके रखना है तो दिस इज़ द पर्सन जो कि मुझे यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ द थिंग विच आई कैन यूज़ इट, ठीक है। नाउ इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, और स्ट्रॉन्ग कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्सेस होते हैं इसके। इसका स्पेसिफिक हीट मैंने आपको पहले कहा बहुत ज़्यादा होता है, वेपराइजेशन के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कोहेसिव और एधेसिव फोर्स इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब तुम्हारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्सेस होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होता है उसके बीच का जो कोहेसिव और एधेसिव फोर्स है, दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई। अब ये हेल्प करता है कैपिलरी राइज में भी, और एक्ट करता है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग वाटर को भी एज ए रॉ मटेरियल गिनते हैं, तो ये कैपिलरी राइज में ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है। मतलब अगर कैपिलरी राइज नहीं हुआ तो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा थ्रू आउट माई प्लांट्स बॉडी, और अगर ये नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। मतलब इट इज़ एक्टिंग एज अ रॉ मटेरियल, एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका मार्च 2022 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट सब टॉपिक का वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि लाजमी सी बात है यार, तुम तो जड़ में पानी डाल रहे हो, पूरे ऊपर तक पानी जा कैसे रहा है। मतलब देयर इज सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो ये काम कर रहा है, जिसको ये काम असाइन कर दिया गया है। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा ये ऑर्गन है, कौन सा ये प्राणी है एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मार्च 2022 का, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो अब मैंने ना रूट हेयर बनाया, तुमको एक सिंपल सा बात बताती हूँ। अगर मेरे पास दो हाथ है तो मैं, और मेरे पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, तो मैं दो ही आम उठा के अपने पास रख पाऊंगी। बट इन केस इफ आई हैव 10 आर्म्स तो मैं उससे 10 आम उठा पाऊंगी, समझा। वैसे ही ये जो तुम्हारे रूट हेयर होता है ना, ये रूट के ऊपर ये एक्स्ट्रा साइड के बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा साइड के हाथ आ जाना बोलते हैं। इसके वजह से जो सरफेस होता है एब्जॉर्प्शन का वो भी इंक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बीच में क्या डालेंगे, आप न्यूक्लियस डालेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि क्विकली इसको अपना एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना फंक्शन कंप्लीट करना है। ये ऊपर में रूट हेयर सेल है आपका, ये बहुत बड़ा सा खाली वैक्यूल होता है, ये सेल वॉल है, दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये रूट एपिथेलियल सेल है। अब ये रूट हेयर अपना काम कर देते हैं और बाद में डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोल सकते हो, तो रूट हेयर जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, यानी कि प्रोलॉन्गेशन होता है। अगर मैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन मतलब मेरे साइटोप्लाज्म, अगर मैं सेल लूँ तो मेरे साइटोप्लाज्म के ऊपर जो एक्सटेंशंस आ गए उसको मैं कहूँगी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। को किस चीज़ का, तो एपिब्लेमा सेल्स का होता है ये। और ईच रूट हेयर जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 10 बड़ा होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये कलरलेस होता है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इसके अंदर तुमको और ब्रांचेस नहीं देखने मिलेंगे, बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत डेलिकेट होता है। मैंने आपको पहले कहा कम टाइम के लिए अपना काम कर देंगे और चल देंगे ये, ठीक है। और उनके पास बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे कितना बड़ा वैक्यूल है, बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल रहता है जिसके आजू बाजू साइटोप्लाज्म का एक थिन फिल्म होता है, थिन कवरिंग होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थिन सेल वॉल जो है ना वो भी 2 लेयर के होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थिन सेल वॉल, वो दैट इज ऑफ 2 लेयर्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं। आउटर लेयर जो होता है पेक्टिन से बना होता है, और इनर लेयर जो होता है बच्चों सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। सेल वॉल जो होता है रूट हेयर का वो फ्रीली परमिएबल होता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। इतना समझ गया, दिमाग के अंदर बैठ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओके, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 का। गिव द अदर नेम फॉर एपिडर्मल सेल इन रूट ऑफ प्लांट्स।
दूसरा नाम देना है एपिडर्मल सेल का इन रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अदर नेम क्या है, अदर नेम क्या है एपिडर्मल सेल का रूट्स ऑफ प्लांट्स केस में, तो उसको हम लोग एपीब्लेमा सेल्स कहते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब तुमने देखा होगा सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज होते हैं और 8 जो होते हैं ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट सब टॉपिक का आ जाएगा बच्चों, ये आया था आपको 4 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी में आया था क्योंकि 4 आपको डेफिनेशंस बताने थे। तो नाउ सब टॉपिक था वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन, मार्च 2022 का ही क्वेश्चन है। डिफाइन करने बोला था ये 4 चीज़ों को, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो अब हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करते जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो क्या होता है, सॉइल में एकदम नीचे नीचे जाता है क्योंकि ग्रेविटी प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो एकदम नीचे नीचे जाता है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हम इसका। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर का बात करें तो जो पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखते हैं। एब्जॉर्ब में डिफरेंस है, तो वो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं। इसी को मैं क्या कहूँगी, इसी को मैं क्या कहूँगी बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते जा रही हूँ, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट कंबाइंड वाटर के बारे में बात करेंगे। कंबाइंड वाटर क्या होता है, तो ऐसा वाटर जो कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, जो कि किसके फॉर्म में प्रेजेंट हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। अब किसके हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है, तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब के हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड वाटर, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, सॉरी, एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। नाउ कैपिलरी वाटर के बारे में अगर बात करें तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो पोर्स में रहता है। मैंने आपको बोला था 2 सॉइल पार्टिकल्स हैं, और अगर वो 2 सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर 2 सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर अवेलेबल है तो इसको तुम लोग कैपिलरी वाटर बोलोगे, और दिस वाटर इट इज़ अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इतना समझ गया है, आगे बढ़ते हैं अगर इतना समझ गया है तो। नेक्स्ट थोड़ा सा तुमको केस बेस्ड स्टडीज़ भी आएंगे, इसका भी आंसर कर दो, ये सेक्शन सी में आया था। नाउ क्या पूछा है, सुरेश इज, जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। सुरेश इज डूइंग हिज स्टडीज ऑन अ प्लांट रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ही फाउंड आउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल। मतलब बोला कि एक रैंडम सा बंदा है, वो प्लांट की स्टडी कर रहा था कि वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो उसने ये 3 चीज़ें फाइंड की। उसमें बोला कि नाम बताओ, क्या क्या उसने पता किया होगा। दूसरा, कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तीसरा क्वेश्चन, नेम द रीजन इन द सॉइल फ्रॉम वेयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। ये 3 चीज़ें बोली है, तो तीनों के नाम बता दो यार, ग्रेविटेशनल वाटर बता दो, कैपिलरी वाटर बता दो, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बता दो। ये 3 नाम आपने बताया। दूसरे में कौन सा टाइप का वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, कौन सा टाइप का वाटर, तो हमको पता है कैपिलरी वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। थर्ड पूछा, नेम द रीजन इन द सॉइल फ्रॉम वेयर रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। तो रूट क्या है, वो पोर्स से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स के, है ना। मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, 2 सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये वाटर अवेलेबल है, 2 सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। तो मैंने क्या किया, मैंने एब्जॉर्ब किया ना वाटर यहाँ से यहाँ, समझे मेरी बात, मैंने वाटर यहाँ पे क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं 6.4 सब टॉपिक के साथ, विच इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। अब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे रूट्स के थ्रू सॉइल में से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इम्बिबिशन, एंड सेकंड दिया हुआ है कि एक्सप्लेन कर दो इम्बिबिशन कैसे हेल्प करता है रूट हेयर को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, है ना, एब्जॉर्प्शन करने में कैसे हेल्प करता है वो देखना है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इम्बिबिशन। एग्जैक्टली इम्बिबिशन है क्या, तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, तो इम्बिबिशन मतलब होता है स्वेल हो जाना। जो पार्टिकल्स है वो स्वेल हो रहे हैं, उसकी वजह से ना वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने नेबरिंग पार्टिकल्स के ऊपर, और फिर उसका जो स्वेलिंग है, उसका जो बोलते हैं ना कंटेंट है, वो आगे पास ऑन होता है। और इसी तरीके से टर्गर प्रेशर टाइप का, उसी वजह से पूरे के पूरे थ्रू आउट जगह पानी और न्यूट्रिएंट जो है वो पास ऑन हो जाते हैं। देखो, इट इज़ स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऐसे कोलॉइड्स का स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसे कोलॉइड्स का स्वेलिंग हो जाएगा जो कि आगे हेल्प करे मेरे को वाटर एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन हाउ इम्बिबिशन हेल्प रूट हेयर्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इम्बिबिशन का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्वेल हो रहा है और आगे प्रेशर दे रहे हैं, सो दैट वो वाटर आगे ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो रूट हेयर सेल वॉल जो है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिक कंपाउंड,
और सेल्यूलोज जो कि हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्बिबिशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो टाइटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन के फॉर्मेशन के बिना। ना इम्बिबिशन जो है वो कंटिन्यू करते इक्विलिब्रियम जब तक पहुंच ना जाए, और दूसरे वर्ड्स में जब तक कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए ना सोल्यूशन तब तक वो पास ऑन ही करते रहते हैं। अब कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल ये स्वेल हो गया है और ये पतला था, तो इसको सहन नहीं होगा कि अरे मैंने बहुत खाना, हमारे जैसे नहीं है, सबको खुश रखते लोग। तो ये स्वेल हो गया, तो इसने क्या किया, इसके अंदर अपना वाटर एब्जॉर्ब किया, और जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो गया ये वाटर का फ्लो चलता ही रहा, तो इसके वजह से मेरा वाटर जो है वो फ्लो करते 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 ऊपर तक पहुँच जाता है। तो दैट इज़ हाउ इम्बिबिशन इज़ हेल्पिंग, ठीक है। मुझसे जितना ईजी फॉर्म में हो सकता है मैं आपको उतने ईजी फॉर्म में समझा रही हूँ, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम 6.4 के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये जो जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटेटेड। जब मैं आपको, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको क्या कहा, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फैसिलिटेटर। मतलब मैं तुमको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें गाइड कर रही हूँ सही जगह। तो यहाँ पे हो गया गाइडेंस के थ्रू एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, हमेशा ये टर्म याद रखना। सो द टर्म फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। क्या है ये, पैसिव एब्जॉर्प्शन है, मतलब पैसिवली काम हो रहा है, जिसके वजह से कैरियर प्रोटीन जो है ना वो मेम्ब्रेन में जाता रहता है, ठीक है। इतना समझा, ये बहुत इजी टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब ये दो सब क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा है। पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, बचपन का क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा, मेंशन द इफेक्ट ऑफ एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस ऑन शेप ऑफ द सेल, जुलाई 2023 का ही क्वेश्चन है, उस साल बहुत ज़्यादा ये आए थे। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है, वीक सोल्यूशन जिसके अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसका अपोजिट हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है और उसका हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है ना वो डी प्लाज्मोलिसिस ला सकता है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होता है ना उसके वजह से प्लाज्मोलिसिस होता है। यहाँ पे डी प्लाज्मोलिसिस होगा, यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस होगा, ठीक है। अब पूछा गया इफेक्ट क्या होता है एक्सोऑस्मोसिस का और एंडोऑस्मोसिस का सेल के शेप के ऊपर। तो जो तुम्हारा एक्सोऑस्मोसिस है ना उसके वजह से तुम्हारा सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाता है, बट जब तुम एंडोऑस्मोसिस करते हो ना उसके वजह से तुम्हारा सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, मतलब फूल जाता है। मिनट, समझा, इतना दिमाग के अंदर जा चुका है तुम्हारे? अगर जा चुका है तो आगे बढ़ेंगे। Now next question of this same subtopic, which is the first step in the process of absorption of water by roots from the soil। फरवरी 2025 का अभी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो इम्बिबिशन सबसे पहला स्टेप होता है, मतलब स्वेलिंग होना फिर आगे पहुंचाना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था सेक्शन ए में, क्वेश्चन 2 में, ठीक है। समझ गया, इतना समझ गया, दिमाग के अंदर घुस चुका है। हमने मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट कर दिया चैप्टर का, अब आधा जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। लेट्स मूव अहेड। अब न्यू सब टॉपिक देखेंगे विच इज़ वाटर पोटेंशियल का टॉपिक। ये मार्च 2024 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर का एब्जॉर्ब होना, ये कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी है और तुमने पानी दिया हुआ था, तो वो पानी क्या होगा, वो जल्दी जल्दी सूख जाएगा। तो वाटर, तो सॉइल का टेम्परेचर कैसा है, सॉइल का कंडीशन कैसा है, सॉइल के बीच में एरेशन कैसा है, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है ना अफेक्ट करती है। जैसे प्रेजेंस है कि नहीं कैपिलरी वाटर का, मेरे 2 सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है या नहीं। फिर उसके बाद में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं, डू वी हैव प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर और नॉट, ठीक है, क्योंकि अगर कैपिलरी वाटर है ही नहीं तो मैं वाटर एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। फिर रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब सॉइल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब 20 to 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तब। उसके बाद में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट वाटर का रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट है ही नहीं, पानी है ही नहीं, मैं क्या एब्जॉर्ब करूँ इसको, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इसके वजह से भी मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है।
फिर पुअरली एरेटेड सॉइल, मतलब अगर मेरे सॉइल में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है तो उसकी वजह से मेरा एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो गिर जाएगा। और इंक्रीज करेंगे ना अगर ट्रांसपिरेशन, तो उसकी वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब मैं, अब तुम मान लो कि मैंने चॉकलेट शेक दिया तुम लोगों को, ठीक है, और मैंने बोला कि स्ट्रॉ से इसको सक करते जाओ। अब तुम चॉकलेट शेक को पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, एक टाइम पे क्या होगा, चॉकलेट शेक खत्म हो जाएगा। वैसे ही ट्रांसपिरेशन, मतलब मैं बेसिकली चूस रही हूँ, मैं पानी का, मतलब पानी को लूज कर रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जैसे वो खत्म हो गया वैसे पानी खत्म हो गया, जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ। ओह, ये 2 बार आ गया, उप्स, सो सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मार्च 2010 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर, अभी देखो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक का एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एपोप्लास्ट में क्या होगा, जब वाटर पास होते हैं सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे कहेंगे। और सिम्प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी, एपोप्लास्टिक जो होता है अबायोटिक वाले जगह से पास ऑन होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल से, जो सेल वॉल होता है वो सबसे पास ऑन होगा, मतलब उसको किसी के साथ लड़ना ही नहीं है और वो आगे आगे पास ऑन होते जाएगा। बट सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है ना, उसको सेल में से, लिविंग सेल में से घूम घूम के जाना है। अब ये लिविंग सेल में से घूम घूम के जा रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या क्या राइज होता है कि अब उसको ना सबके कंसंट्रेशन को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो अपना जर्नी ख़त्म कर पाता है। इसलिए सिम्प्लास्टिक इज़ थोड़ा सा स्लो और एपोप्लास्टिक इज़ क्विक, क्योंकि वो तो डेड में से ही निकल के जा रहा है ना। अभी अगर एक चोर है, वहाँ पे सारे पुलिस स्टेशन के लोग मरे हुए हैं, तो आराम से वो जेल से छूट जाएगा। ऑन द अदर हैंड एक चोर है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में सब एकदम क्रेजी क्रेजी पुलिस ऑफिसर्स है जो बहुत लॉयल है, तो उस सिनेरियो में तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। वही तुम्हारा सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मार्च 2008 का क्वेश्चन है ये। तो डिस्क्राइब करना है इसके अंदर कोहेजन थियोरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, और उसके रिलेटेड तुमको ऑब्जेक्शंस भी बताने कि वो थियोरी के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शंस आए थे। ठीक है, तो देखो कोहेजन थियोरी क्या है, तो इट वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जॉली 1894 में। फिर उसने क्या एक्सप्लेन किया, एसेंट ऑफ सैप किसके थ्रू, तो कोहेजन, एडिशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। कोहेजन के वजह से बताया कि वो दोनों अधीयर होके रहते हैं, फिर ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ये सब के थ्रू उसने एसेंट ऑफ सैप एक्सप्लेन किया। फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो स्टिक होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं क्योंकि कोहेजन फोर्स होता है, और जाइलम वॉल से चिपकते हैं क्योंकि एडहेजन फोर्स है। इसके वजह से कंटिन्यूस वाटर कॉलम बना रहता है, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ में चिपके हुए हैं और मैं जो हूँ मैं यहाँ पे चिपकी हुई हूँ, तो ये हम दोनों के बीच में कोहेजन है, बट मेरे हाथ और इस बोर्ड के बीच में एडहेजन हो गया वैसा। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन पुल जो है ना वो लीव्स से क्रिएट करता है टेंशन, और वो अपवर्ड साइड अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करता है, और वाटर जो है वो पैसिवली मूव होता है रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में। अब इस पूरे थियोरी के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शंस उठे ना, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना है तुमको, ध्यान देखना। तो देखो ऑब्जेक्शंस क्या क्या उठा, वाटर कॉलम जो है ना ये ब्रेक हो सकता है क्योंकि एयर बबल्स आती है वहाँ पे। ठीक है, फिर थियोरी अज्यूम करता है कि ट्रैकेट्स के बाद वेसल्स, बट वेसल जो है ना वो एक्चुअली ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लोग बोलते हैं ट्रैकेट्स आर मोर एफिशिएंट, बट नो, एक्चुअली वेसल्स आर मोर एफिशिएंट। और एसेंट ऑफ सैक है ना वो ऑकर होता है जब ट्रांसपिरेशन ब्लॉक हो जाए, मतलब तभी भी वो होगा। वैसलीन का एक्सपेरिमेंट हमने किया था, मतलब लीफ के ऊपर में हमने वैसलीन लगाया था, स्टिल इट वाज ऑकरिंग। अब एसेंट जो है ना वो कंटिन्यू होता है लीफलेस डेसिडियस प्लांट्स में, जहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना समझ गया, दिमाग के अंदर बैठ गया है तो आगे बढ़ते हैं। दिमाग के अंदर बैठ गया है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज डिस्कस रूट प्रेशर थियोरी ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन, मार्च 2009 का क्वेश्चन। अभी इतने बड़े बड़े थियोरीज नहीं आते यूजुअली। ठीक है, चलेगा, 1 मिनट दो मुझे। अच्छा ठीक है, चलो अभी शुरू करते फटाक से। यो
ठीक है ठीक है ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो रूट प्रेशर थियरी के बारे में बात होगा। रूट प्रेशर थियरी प्रपोज किया था जे प्रेस्ली ने। अब उसने क्या कहा था कि वाटर जो है ना वो एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के थ्रू, बट कैसे? क्योंकि वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। और ये टर्म जो है ना रूट प्रेशर, वो टर्म क्या था, एस हेल्स ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एविडेंस क्या था, तो जाइलम सैप जो है ना वो ऊज होता है और उसके वजह से स्टेम जो है वो अबाउ द सॉइल वाटर को भेजता है। अब रूट प्रेशर पुश करता है वाटर को और मिनरल्स को जाइलम के अंदर और थोड़ा उसके ऊपर। ठीक है, अब वो मेनली ऑस्मोटिक और एक्टिव प्रोसेस होता है ये। रूट प्रेशर जो है ना 1+ और +2 बार्स के ऊपर रहता है और 10 से 20 मीटर तक ही कर पाता है। देखो एमसीक्यू भी आया था इस पे। और ये अफेक्ट करता है ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, सॉइल टेम्परेचर और सॉइल कॉन्सेंट्रेशन से। ये सब चीज़ें इसको अफेक्ट करती है। लिमिटेशंस क्या क्या है, ये वाटर राइज जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाटर राइज एक्सप्लेन नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा टॉल प्लांट्स में। उसके बाद में एसेंट ऑफ सैप जो है ना यहाँ पे हो रहा है विदाउट रूट्स भी। फिर रूट प्रेशर थियरी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स के अंदर में। फिर जो कोई भी रूट प्रेशर जो है ना ट्रांसपायर करने वाले प्लांट्स में दिखते ही नहीं है। और जाइलम जो है ना वो नॉर्मली शो करता है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, और अपोजिट होता है इट इज़ ऑफ रूट प्रेशर। मतलब इसके वजह से लोगों को डाउट आता है कि इज़ इट इवन ट्रू, रूट प्रेशर है भी कि नहीं, वो सब भी डाउट्स आता है इसके ऊपर। ठीक है, ओह नेट इज़ नॉट नेटिंग। ठीक है, इट्स ओके, रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बाद में चेक करना पड़ेगा, मैं वाईफाई को बंद करके चालू कर दूँगी, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सप्लेन कैपिलैरिटी थियोरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। मार्च 2009 का क्वेश्चन है। ये प्रपोज किया था बोहेम ने 1863 में। अब जो मेरा एसेंट ऑफ सैप है ना वो क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल फोर्सेस डेड जाइलम सेल्स में है। ठीक है, अब कोहेजन, एडिशन, सरफेस टेंशन, ये सब क्या करते हैं, कैपिलरी राइज क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक ऑयल इन अ विक और वाटर इन अ स्ट्रॉ। ठीक है, अब जाइलम वेसल जो है ना वो कैपिलरी ट्यूब की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर ऊपर जाता है। कैपिलैरिटी जो है ना लिफ्ट करता है वाटर को कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स के आसपास। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस या ऑब्जेक्शंस क्या क्या है कि ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं देता। जो जाइलम ट्रैकेट्स है ना वो कंटिन्यूस हॉलो ट्यूब्स होते हैं, तो एंड वॉल जो है ना वो ब्लॉक करता है कैपिलैरिटी एक्शन को। और जाइलम जो है ना वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होता सॉइल के, तो इसकी वजह से रूट कॉर्टेक्स जो है ना वो प्रेजेंट रहता है, सो दैट कहीं तो डायरेक्ट कांटेक्ट मिले मुझे ना। जो टॉल ट्रीज होते हैं ना उसके नैरो वेसल्स होते हैं, सो दैट वो हायर कैपिलैरिटी दिखा पाए, बट एक्चुअली उनके पास बड़े बड़े वाइड वेसल्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ गया है, सॉर्टेड, दिमाग के अंदर घुस गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, विच इज़ ट्रांसपिरेशन। नाउ वी हैव टू डिफाइन ट्रांसपिरेशन और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करना है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना, सो दैट हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन सही रहे। मार्च 2010 का क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स, और इसके वजह से वाटर जो है मेरा वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसके टाइप्स क्या क्या, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, फिर लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। क्यूटिकुलर में क्या होता है, क्यूटिकल्स के थ्रू ये होता है, 8 से 10% में होता है और ये पूरे दिन होता है। बट लेंटिकुलर में सिर्फ 0.1 से 1% ट्रांसपिरेशन हो रहा है लेंटिसेल्स के थ्रू, और बहुत स्लो होता है बट पूरे दिन हो रहा है। फिर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा के ही थ्रू होता है, 90 to 93%, और ये दिन के दौरान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को डायग्राम में भी दिख सकता है, ऊपर में लेंटी सेल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, ये एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉर्क कैम्बियन, दिस इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। हमने 11th स्टैंडर्ड में ये पूरे स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हुए हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो जाके टिश्यू वाला लेक्चर देख लो तुम लोग। ठीक है, तो सब दिमाग में फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम गटेशन। February 2025 का क्वेश्चन है, बहुत अभी का ही क्वेश्चन है। तो जो लॉस होता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बट अब गटेशन और इसके बीच का डिफरेंस क्या है ना वो देखेंगे। तो देखो, अगर मैं फॉर्म ऑफ वाटर लॉस बोलूँ तो गटेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, बट ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है। अब रही बात कि कहाँ से ये हो रहा है, तो गटेशन जो है ना वो हायर थ्रोट्स के थ्रू हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो क्यूटिकल, स्टोमाटा और लेंटी सेल्स के थ्रू होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, दोनों में वाटर लॉस हो रहा है बट वहाँ पे वेपर के फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, गटेशन एंड
ट्रांसपिरेशन। अब नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ चलते हैं, सितंबर 2009 के क्वेश्चन के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस। यहाँ पे तुमको सिग्निफिकेंस देना है कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन का। नाउ यू ऑल नो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर का मूवमेंट होता है, तो अगर कहीं ज़्यादा पानी भी डाल दिया तो एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव भी करने का काम कौन करेगा, ट्रांसपिरेशन। तो इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर, वो हेल्प करता है पैसिव एब्जॉर्प्शन में, किसके, तो वाटर के और मिनरल्स के फ्रॉम द सॉइल। अब इसके वजह से एसेंट ऑफ सैप में हेल्प होता है, और जैसे जैसे स्टोमाटा मेरा खुल रहा है, गैसेस एक्सचेंज जो है ना, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज फैसिलिटेटेड। अब ये मेंटेन करता है टर्जर ऑफ द सेल, और ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है मेरा टेम्परेचर, जो लीफ का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस हो गए हमारे ट्रांसपिरेशन के, ये सब कुछ सिग्निफिकेंस हो गए। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ किडनी एंड डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। ये एक एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन के क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में आया था। ये भी बच्चों मार्च 2023 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिप्रस। ठीक है, ये बहुत बार अभी अपने पास रिपीट हो चुका है, सेक्शन ए बी में रिपीट किया हमने, ये लेक्चर के दौरान रिपीट किया था हमने, मल्टीपल टाइम्स हमने रिपीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ स्टोमाटा शोइंग किडनी शेप गार्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑरेंज जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके ऊपर चिप्पी चिप्पी डॉट डाल के बोल देंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ऊपर वाले सेल्स को हम लोग गार्ड सेल्स बोल देंगे, सिंस इट इज़ बाहर का लेयर तो उसको एपिडर्मल सेल्स बोल देंगे। दिस इज़ माई सब्सिडियरी सेल, ये मेरा इनर थिक वॉल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, दिस इज़ माई न्यूक्लियस, और ये स्टोमाटल पोर है। ठीक है, ये स्टोमाटल पोर ओपन रहता है तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्लोज रहता है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। ठीक है, now next is describe the mechanism of opening and closing of stomata with reference to first starch sugar interconversion theory and next is proton transport theory। ये क्वेश्चन बच्चों जुलाई 2024 का है। ये देखो, ये तुम्हारा ओपन स्टोमाटा है, ये तुम्हारा क्लोज स्टोमाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे होने क्या वाला है थोड़ा उस पर ध्यान देना। बेसिक मैकेनिज्म क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है ना, ये डिपेंड करती है कि गार्ड सेल्स कितने ज़्यादा टर्जर है। ठीक है, नेक्स्ट, दिन में गार्ड सेल्स जो है वो वाटर उनको मिलता है, और वो क्या करते हैं, वो टर्चिड हो जाते हैं और ट्रांसपायर कर देते हैं। अब रात के दौरान उनको वाटर नहीं मिलता तो वो लोग फ्लैसिड रहते हैं, और उसकी वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, मतलब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा। तो टर्चर जो है ना वो चेंज होता है क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है तुम्हारे गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थियोरी के बारे में बात करूँ, जो कि स्टीवर्ट ने दिया था 1964 में, तो दिन में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेज जो है ना वो कन्वर्ट करता है स्टार्च, जो कि शुगर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। वाटर एंटर किया गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल स्ट्रेच हो गया और स्टोमाटा ओपन हो गया। ठीक है, अब रात को क्या हुआ कि जो मेरा रिवर्स रिएक्शन है, मतलब शुगर स्टार्च को कन्वर्ट करना, वो रिवर्स में चला जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल गिर जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है और स्टोमाटा मेरा क्लोज हो जाता है। ठीक है, अभी उसी का जो सेकंड पार्ट था प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी, वो भी देख लेते हैं। तो दिन में क्या हो गया, स्टार्च ने मैलिक एसिड में खुद को कन्वर्ट किया, मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होगा, देन H+ जो है ना वो पम्प्ड आउट हो जाएगा और K+ जो है गार्ड सेल में एंटर करेगा। अब जो तुम्हारा पोटेशियम मैलेट है ना वो फॉर्म होता है, जिसकी वजह से मेरी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड एंडो ऑस्मोसिस होगा, फिर स्टोमाटा खुल जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, K+ जो है ना वो अपटेक करेगा विच इज़ एक्कम्पनीड बाय क्लोरीन, और रात में क्या होगा, ABA ब्लॉक कर देगा K+ को और Cl- अपटेक को। गार्ड सेल जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएंगे और फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको इन दोनों चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर पूछा, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। फरवरी 2025 का ही क्वेश्चन है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया बच्चों, तो उसकी वजह से विल्टिंग होगी और मेरा प्लांट जो है ना वो इंजर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इट इज़ फेटल टू द प्लांट। ठीक है, इट इज़ बच्चों फेटल टू द प्लांट्स। नाउ बिफोर गोइंग मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच। आप लोगों का मतलब मैंने अभी लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया संजीवनी बैच में, एंड द रिस्पॉन्सेस यू ऑल आर गिविंग, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। एंड जिस तरीके से आप लोग डेडिकेटेड है ना पढ़ने के लिए, सच में ऐसा फील होता है कि यार नहीं यार हो जाएगा,
95% तो हो जाएगा। तो मैं उन सारे बच्चों को थैंक करना चाहती हूँ जो जो उस बैच में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। आपके लिए कोट लाया मैंने, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम कंफर्ट, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। हमें चाहिए होती है सक्सेस, बट हम लोग कंफर्ट देखने की कोशिश करते हैं। अरे मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, अरे मेरा ये पूरा नहीं हुआ, मेरे को भूख लगी है, मेरा मन नहीं लग रहा, बट ये तो सब बहाने देते, तुमने अलग क्या किया। तो सक्सेस जो है ना वो हर दिन, अब फॉर एग्जांपल तुमको एक फिटनेस के जर्नी में जाना है, तो भले तुम सुबह उठ के 5 ही पुशअप कर रहे हो ना, इट इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। तुमने देखा होगा कि जब हम किसी को वोट करते हैं तो कोई अगर भारी बहुमत से भी जीता है ना, जो अपोजिशन वाला बंदा होता है स्टिल उसको वोट्स रहते हैं। तो जब हम कोई बैड चॉइसेस कर रहे हैं ना, हम अपोजिशन वाले बंदे को वोट कर रहे हैं। बस वही अपोजिशन वाले बंदे का वोट अगर यानी कि बैड चॉइसेस बढ़ते 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 जाएगा, तो जो गुड साइड था हमारा, जो फ्यूचर सेल्फ था, वो इफेक्ट हो जाता है। तो तुम जो भी एक्शन लेते हो ना, तुम कंफर्ट अगर चूज़ कर रहे हो तो तुम्हें लाइफ में आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अभी मेहनत कर लिया तो 40-45 के एज में तुम लोग रिटायरमेंट लेके पूरी दुनिया घूम सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ऑब्वियसली सक्सेस डजंट कम फ्रॉम कंफर्ट, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। ज़रूरी नहीं है पहली दिन टेस्ट में फुल मार्क्स आए, हर दिन उतना उतना पढ़ते जाओगे अपने आप मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो यार, अपने पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो, तहलका मचा दो, पूरा राधा मैम कर दो यार, भौकाल मचा दो यार। ठीक है, चलो नाउ मेक श्योर कि आप शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।